तीन राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। इनमें सबसे चौंकाने वाली खबर बिहार के बांकीपुर से है, जहां पर प्रशांत किशोर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी एक बार फिर आगे निकल गए हैं। बांकीपुर उपचुनाव बेहद अहम है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी यहां 1995 के बाद कोई चुनाव नहीं हारी। वहीं प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो दतिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया था और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। काफी हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया था, लेकिन क्या वो डैमेज कंट्रोल काम आएगा बीजेपी के, देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बांकीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 4 राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर 1145 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 27 राउंड की गिनती बाकी है। बीजेपी के नीरज कुमार को अब तक 5124 वोट मिले हैं, जबकि प्रशांत किशोर को अब तक 6269 वोट मिले हैं। खास बात तो यह है कि आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी कहीं रेस में नजर ही नहीं आ रही हैं। वो तीसरे नंबर पर हैं। रेखा गुप्ता को अभी तक 1000 वोट भी नहीं मिले हैं। 4 राउंड के बाद रेखा गुप्ता को कुल 884 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर ने पहले राउंड में जो लीड बनाई, उसके बाद अभी तक पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं है। और दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश की दतिया में भी चल रहा है, जहां कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव खेला। दतिया उपचुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दतिया उपचुनाव में 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी 875 वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उतारा है। दिलचस्प बात तो यह है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ और कांग्रेस को ऐसा लगा कि बीजेपी में 2 फाड़ हुई है, जिसका फायदा उन्हें मिलता नजर आएगा। बहरहाल आपको बता दें कि 2008 से लेकर 2018 तक यहां से लगातार नरोत्तम मिश्रा जीतते रहे हैं, लेकिन पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ अलग अलग जगहों से। नीतीश चंद्र बांकीपुर से है और अनुराग अमिताभ हमारे साथ दतिया से जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपके पास में आ रही हूं। बांकीपुर में ही सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर सवर्ण वोटों को काटने में कामयाब हो गए हैं। कम से कम शुरुआती रुझान तो ये बता रहे हैं नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआती रुझान से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी कर ली है और 6ठे राउंड तक की जो है वो गिनती हो चुकी है और 6ठे राउंड तक भी प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाए रखी है। हालांकि बहुत ही मामूली बढ़त अभी है और 31 राउंड तक का अभी काउंटिंग होनी है, इसलिए अंतिम रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी बांकीपुर, जहां से लगातार बीजेपी जीत रही थी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, जहां 50,000 से बड़ी जीत मिली थी पिछली बार, वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार यदि पीछे चल रहा है लगातार 6ठे राउंड में, तो निश्चित रूप से ये जनसुराज पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। और यदि यही रुझान आगे बनते रहे तो साफ तौर पर इससे बिहार की राजनीति में हम कह सकते हैं कि कई बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। और आरजेडी का प्रदर्शन जो दिख रहा है, तीसरे नंबर पर आरजेडी दिख रही है, तो ऐसे में आरजेडी के लिए भी इसमें एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जो विपक्ष की जो मुख्य भूमिका है उसमें आरजेडी है, लेकिन इस नतीजे के बाद प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, वो एक नई भूमिका में आ सकती है। हालांकि ये उपचुनाव है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन भी यदि आप देखें जो रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी के जो वोट बैंक हैं उनमें जो नाराजगी की बातें कही जा रही थी, जो नाराजगी लंबे समय से कही जाती रही है, और हाल के दिनों में जो कुछ घटनाक्रम हुए, चाहे वो जहानाबाद की घटना हुई, एक नीट छात्रा से जो रेप की घटना हुई, और इसके अलावा भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, और यूजीसी बिल की बात कहें तो समय समय पर इस तरह की नाराजगी आ रही थी। लेकिन आम चुनाव में वो नाराजगी नहीं दिखी, क्योंकि जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, सवर्ण वोट बैंक, वो कोई इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाह रहा था जनसुराज पार्टी के साथ या किसी दूसरे विकल्प के साथ जाकर कि सरकार में कोई संकट आ जाए। यानी सरकार बनाना उस समय बड़ी चुनौती थी, बड़ा लक्ष्य था। लेकिन अभी उपचुनाव है तो जाहिर है अभी वो बंदिशें नहीं है, और ऐसे में जिसकी भी नाराजगी थी वो नाराजगी दिखाने का ये अभी एक नीतीश, इस बीच एक बड़ी खबर हम दे रहे हैं दतिया से जो आ रही है। दतिया में इस वक्त कांग्रेस आगे हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह 33 वोट से आगे हो गए हैं। तीसरे राउंड में इस वक्त कांग्रेस आगे हो गई है। दतिया की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार यहां जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को हराकर यहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। हालांकि डिस्क्वालीफाई होने की वजह से एक बार फिर से यहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं।
और इस वक्त चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से आशुतोष तिवारी हैं और घनश्याम सिंह हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। नरोत्तम मिश्रा इस सीट से लगातार 2008 से लेकर 18 तक लगातार 3 बार जीतते रहे, लेकिन पिछली बार उनको हारने के बाद जब उपचुनाव हुए तो बतौर कैंडिडेट नहीं उतारा गया, जिसको लेकर उनके समर्थकों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली थी। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है, उसके लिहाज से बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस इसमें आगे हो गई है, तो कहीं ना कहीं क्या ये आगे बढ़त बनी रह सकती है कांग्रेस की? क्या इस तरह की जमीन उन्होंने तैयार की थी? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की बढ़त जो है चौथे राउंड में तकरीबन 833 वोटों से बनी हुई है बीजेपी के मुकाबले। और ये जो चारों जो राउंड हैं, ये इसमें मतपेटियां खुली हैं ग्रामीण की, जहां पर कहा जाता था कि एक और वोटर है बीजेपी का, और उन जगहों पर कांग्रेस का आगे होना कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में चिंता जरूर जगा रहा है। हालांकि अभी जो 11 राउंड्स हैं वो अभी बाकी हैं। ऐसे में मतदाता किस तरफ उसका रुझान पलटता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे साफ तौर पर जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे, जिनकी नाराजगी थी, भले ही नरोत्तम मिश्रा ने मन से आकर आंसुओं के जरिए कहने की कोशिश की थी कि आशुतोष तिवारी को जिताया जाए, लेकिन उनके कार्यकर्ता लगातार जो ग्रामीण लेवल पे थे, उनको लग रहा था एक कद्दावर नेता का टिकट काटा है, जिसके जरिए दतिया की पहचान पूरे मध्य प्रदेश में थी, अक्रॉस द बॉर्डर थी। ऐसे में उस कद्दावर नेता का टिकट कट गया है। नया नेता एक है जो पास की विधानसभा से आता है, उसको जिताना कहीं ना कहीं उनके लिए भारी गुस्से का विषय था। यही वजह है कि जो ग्रामीण मतदाता है, जहां से हमेशा अपेक्षा चुनाव प्रचार के लिए गए थे बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, अपेक्षा दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा, देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने मन से भी यही अपील की थी, तमाम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें वोट बीजेपी के पक्ष में देना है, और जगह जगह प्रचार के लिए भी गए थे। लेकिन ग्रामीण जो मतदाता था, जो कोर वोटर था नरोत्तम मिश्रा का, उसे ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर ये बताने की कोशिश की गई है कि 2023 के बाद न उन्हें लोकसभा में टिकट दिया गया, न राज्यसभा में टिकट दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आती थी उससे भी उनको अलग कर दिया गया। और ऐसे में विधानसभा का टिकट कटने के बाद तमाम जो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता थे, उन्हें दिखाई दे रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं अब खात्मे की ओर है। यही वजह है कि उनकी नाराजगी जो थी वो चरम पर दिखाई दी। तब दिखाई दी जब उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर कब्जा किया, तब दिखाई दी जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, तमाम बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। यही वजह थी कि नरोत्तम मिश्रा को मन से आकर कहना पड़ा कि हम बीजेपी मात्र पार्टी है, हमें बीजेपी का साथ देना। लेकिन अभी जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, पहला मिश्रा ने बेशक बहुत कोशिश की हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की कोशिश अभी तो रंग नहीं ला रही है। हालांकि कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। दोनों ही कैंडिडेट्स बड़े आगे चल रहे हैं, एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे हैं हर बदलते राउंड में। अब देखना यह होगा कि सीट पर बाजी कौन मारता है। वहीं गुजरात की मंजालपुर सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां भी उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। बीजेपी विधायक के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, यहां बीजेपी लीड कर रही है। बड़ी खबर यह है कि गुजरात की मंजालपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के सत्येंद्र पटेल 12,401 वोटों से आगे चल रहे हैं। 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 12 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। कांग्रेस प्रत्याशी भीखा भाई रबारी पीछे चल रहे हैं। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है और बीजेपी ने इस सीट पर बढ़त बना रखी है। तो गुजरात के मांजलपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि 30 जुलाई को जब यहां पर मतदान हुआ तो महज 37% से कुछ ज्यादा ही यहां पर मतदान हुआ था, और सबसे कम मतदान इसी सीट पर हुआ है पिछले 30 तारीख को जो चुनाव हुए थे 3 अलग अलग सीटों पर। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है, जो मार्जिन मिल रहा है, वो अपने आप में बताता है कि लगातार बीजेपी ने अपनी जमीन पकड़ जो है वो मजबूत बनाए रखी है। गुजरात में बीजेपी अभी भी मजबूत है। 2022 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने करीब 180 सीटों के इस राज्य में बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटें जीती थी। करीब 162 सीटों के करीब बीजेपी ने जीता था। तो इस बीच बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाते हैं। अब देखिए, मांजलपुर सीट पर तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है, लेकिन बांकीपुर सीट पर उलटफेर हो रहा है। वो बांकीपुर सीट जिसे बीजेपी 1995 से जीतती आई है, इस बार यहां वो अनकंफर्टेबल नजर आ रही है और यहां पर प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नीतीश,
क्या चूक भारतीय जनता पार्टी से रह गई? हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी नतीजे में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की तैयारी की बात करें तो शुरुआत से बड़ी अनकंफर्टेबल सी थी भारतीय जनता पार्टी। पहले कैंडिडेट को बदल देना, उसके बाद रणनीति को बदलना, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारना, कुछ भी काम नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल। यदि इस जो रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, मैं आपको पांचवें राउंड का रुझान बता दूं। 2319 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार, और प्रशांत किशोर को 8971 वोट मिले हैं, जबकि नीरज कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको 6652 वोट मिले हैं। तो लगातार पांचवें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, और जो जानकारी आ रही है हमें सूत्रों के हवाले से कि छठे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बढ़त बना रखी है, हालांकि बहुत छोटी बढ़त है, लेकिन इससे ये दिख रहा है कि मुकाबला काफी कांटे का है। और सही कह रही थी आप कि बीजेपी ने जो उम्मीदवार सबसे पहले घोषित किया उसको जिस तरह से वापस लिया गया, उनके बारे में जिस तरह की बातें आई, फिर जो दूसरा उम्मीदवार दिया उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी जिस तरह की बातें कही गई, वहां से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। और लगातार उन्होंने अपने वोटरों के बीच यही रखा कि देखिए, बीजेपी जो है चाहती है कि किसी को भी वो चुनाव मैदान में उतार दे तो उसकी जीत हो सकती है। बीजेपी ऐसा सोचती है, और कुछ पार्टी के नेताओं के बयान का भी जिक्र उन्होंने किया। हालांकि कोई आधिकारिक बयान ऐसा आया नहीं था जिसमें उन्होंने कहा कि कुत्ता बिल्ली कोई भी खड़ा हो, बीजेपी कहती है हम उसे जिता देंगे। तो जो वोटरों में नाराजगी थी वो यहाँ से और मजबूत होती नजर आई, और यही कारण है कि जो नाराजगी बीजेपी के वोट बैंक में थी वो इस चुनाव में जो है खुलकर सामने आई। चूंकि अभी उपचुनाव था, सरकार बनाना गिराना कोई लक्ष्य नहीं था, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर ने नीतीश एक बड़ी खबर आप बता दें जो आपने अभी बताई है दर्शकों को कि इस वक्त बांकीपुर में प्रशांत किशोर 2319 वोट से आगे चल रहे हैं। 5 राउंड अभी तक हो चुका है, और उसके बाद 8971 वोट के साथ पांचवें राउंड में पीके इस वक्त 2319 वोट से आगे चल रहे हैं, और बीजेपी को इस वक्त 6652 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता इस वक्त बांकीपुर सीट की ये ताजा हालात हम बता रहे हैं। नीतीश, अपनी बात अब पूरी रखें आप। देखिए, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है कि आरजेडी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लंबे समय से प्रशांत किशोर की कोशिश यही थी कि जो एनडीए का एक लंबे समय से यहाँ पर शासन चल रहा है उसके बीच एक जगह बनाई जाए। नीतीश कुमार के बाद जो एक नए पॉलिटिकल वैक्यूम की बात कही जा रही थी उसमें किसी तरह से एंट्री ली जाए, तो इस उपचुनाव से उसके जो संकेत हैं वो दिख रहे हैं। और जिस तरह से आरजेडी तीसरे नंबर पर यहाँ दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रशांत किशोर जो है वो जगह लेने की कोशिश जरूर करेंगे आने वाले समय में। हालांकि ये सिर्फ एक उपचुनाव के रुझान से कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के भी वोट बैंक में सेंधमारी की है। यदि ये आगे भी जारी रहता है तो निश्चित रूप से बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए एक अपना सवाल मैं जोड़ देता हूं। और जब प्रशांत किशोर, सवाल यही है कि आप बता रहे कि सेंधमारी की, तो आखिरकार किस तरह से इस पूरे चुनाव को मैनेज किया यहां पर प्रशांत किशोर ने? देखिए, प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, यही उनका पेशा रहा है, तो जाहिर है एक तरह से कहें कि एक विशेषज्ञता उनको हासिल है। और यही कारण है कि उन्होंने चुनाव मैदान में उतरना तभी तय किया जब उनको लगा ये उपचुनाव है। आपको याद होगा इससे पहले जब आम चुनाव थे वहां प्रशांत किशोर के नाम की चर्चा जरूर थी, लेकिन वो खुद चुनाव मैदान में आखिरी समय में हट गए। लेकिन उपचुनाव में उन्हें ये लगा कि जो वजहें थी आम चुनाव में उनके साथ वोटरों के नहीं जुड़ने की, वो इस वक्त नहीं है। और उस वक्त ये नहीं है कि यहाँ पर कोई सरकार का बनाना बिगाड़ना लक्ष्य नहीं है। बिहार में जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से वोटिंग होती है उसमें किनकी सरकार बनानी है ये लक्ष्य तो होता ही है, साथ ही साथ ये भी लक्ष्य होता है कि किसको नहीं बनानी है, किसकी नहीं बनने देनी है। तो चूंकि ये सारी चीजें उपचुनाव में सामने नहीं थी, इसलिए प्रशांत किशोर को लगा कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उनको अभी जोड़ने का विकल्प उनके पास है, और ये वोट बैंक जोड़ा जा सकता है। परिस्थितियां भी उनके साथ आई, और जिस तरह से शुरू में ही बीजेपी का उम्मीदवार जो है उसको लेकर जो विवाद सामने आया, जो दूसरा उम्मीदवार भी आया वो बहुत ज्यादा उसकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल
सवाल खड़े हुए और प्रशांत किशोर के मुकाबले वो चेहरा शुरू से ही कमजोर दिख रहा था। बिल्कुल इसके नीतीश, अलावा अब ऐसा छात्रों का बड़ा आंदोलन इसी चेहरा समय हुआ। क्यों नहीं तेजस्वी भारतीय जी जनता को पार्टी पूछना ढूंढ चाहते पाई? हैं। क्योंकि ये तय है कि नितिन नबीन अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तो इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। ये वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास था, उसके बाद भी कोई मजबूत चेहरा ना ढूंढ पाना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही इस सीट पर वो कहीं ना कहीं कमजोर रही, जिसका फायदा इस वक्त प्रशांत किशोर को मिल रहा है। शुक्रिया आपका नीतीश और अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उधर संसद में जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष ने पहले 2 हफ्ते तक छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के मुद्दे पर संसद को ठप किया। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी को अपना नया हथियार बनाया है। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में आज भी जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष के रुख का ट्रेलर संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दिख गया था। विपक्षी सांसदों ने फिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। एक बार फिर संसद भवन परिसर में दान पात्र रखकर उसमें चढ़ावा डाला। इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पिछले शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में ड्रामा किया था। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में बैठे थे। उसके बाद देश भर में पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कल दिल्ली में उनके घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चप्पल फेंकी गई। इसको लेकर आज संसद में माहौल गरमाना तय है। और समाजवादी पार्टी पप्पू यादव के समर्थन में है। पप्पू यादव के साधु वेश वाले प्रदर्शन के दौरान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, डिंपल यादव और बाकी सपा नेता मौजूद थे। लेकिन अब सपा के सांसद रामगोपाल यादव पप्पू यादव के नुक्कड़ नाटक पर सवाल उठा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का संत समाज से कोई वास्ता नहीं है। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना। सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास, तो नैरेटिव बनाएगी कि किस तरह से इस बात को घुमा के कहा जाए और दूसरों पे आरोप लगा दिया जाए। इसमें एक्सपर्ट हैं ये, इनका जाने कौन सा स्कूल है जिसमें ये चीज सिखाई जाती है। समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि इस मुद्दे पर उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को डेंट लग सकता है, इसलिए समाजवादी पार्टी अब इस मसले से खुद को अलग कर रही है। डिंपल यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर अटैक किया। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार चढ़ावा चोरी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल पूछा कि इस मामले में आज तक एक पर भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। दिस इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द इशू एंड ये जो सरकार है is a complete sense of disillusionment in the government and people are disappointed by the government, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान पेटियों का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ? और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? और संसद भवन परिसर में साधु के वेश के प्रदर्शन के मुद्दे पर इतना बवाल बढ़ा कि कल एक युवक ने पप्पू यादव के घर पहुंचकर उन पर हमले की कोशिश की और पप्पू यादव की तरफ से चप्पल फेंकने के भी ये आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद पप्पू यादव की टीम ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की, जिसमें कहा गया है कि कुछ लोगों ने पहले से सुनियोजित साजिश के तहत पप्पू यादव पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। शिकायत के मुताबिक हमलावरों का इरादा पप्पू यादव की हत्या करने का था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हमलावरों में से एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में 2 युवकों को पकड़ा है। दोनों यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पप्पू यादव की तरफ चप्पल सुमित ने फेंकी थी, जबकि कहा जा रहा है कि उसका साथी हैप्पी शर्मा इस दौरान गाड़ी में मौजूद था। पप्पू यादव समर्थकों ने सुमित की जमकर पिटाई भी की। अब इस मामले में पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि आज सुबह से उन्हें 4 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उनसे सनातन के अपमान का आरोप लगाकर माफी मांगने को कहा जा रहा है। पप्पू यादव ने पूछा है कि आखिर मैं किस बात के लिए माफी मांगूं। सुबह से 4 फोन
धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको। आज मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूं, मैं बजरंग दल से बोल रहा हूं, तुम निकलोगे तुम्हें मार देंगे। माफी मांगो। अब मुझको समझ में नहीं आता किस बात को लेके माफी मांगे। चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो, सभी तरह के संतों पर, शंकराचार्य पर हमला आप कर रहे हो। काल ने भी संतों के द्वारा सब कुछ चोरी कर लिए। एक सिंधी संगठन ने 200 किलो चांदी का आरोप लगाया चंपत राय पर, और एक परिवार ने आरोप लगाया सोना के रामायण पर। उसका जवाब नहीं। आप कह रहे कल जो घटना हुई उसके बाद ही आपको अलग अलग अभी सुबह रिकॉर्ड किया हो क्या? अभी दरअसल कल शाम को पप्पू यादव दिल्ली में अपने सांसद आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा। उसने भगवा वेश में संसद भवन में प्रदर्शन को लेकर पूछा। जब तक पप्पू यादव कुछ समझ पाते, उसने पप्पू यादव की तरफ चप्पल फेंक दी। चप्पल फेंकने वाले युवक का नाम सुमित है, जबकि उसका दोस्त हैप्पी शर्मा पप्पू यादव के घर के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। दोनों आरोपी बुलंदशहर के हैं और दोनों दोस्त हैं। इनमें सुमित गाजियाबाद में काम करता है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह पप्पू यादव से सवाल किया, यह भी आप सुनिए। आपने कहां का सम्मान करा?